मॉर्गनथाउ आगे कहते हैं कि निशस्त्रीकरण पर विचार करते समय उसके मूल भेदों को ध्यान में रखा जाए। ये तो तय हो गया कि निशस्त्रीकरण जो है उसका संबंध शस्त्रों से है, हथियारों से है, और हथियारों में के संबंध में 3 तरह की प्रक्रिया की जा सकती है: परित्याग, कटौती या नियंत्रण। और ऐसा करके किसी को आक्रमणकारी होने से पूरी तरह वंचित किया जा सकता है, स्वयं अपने को आक्रमणकारी होने से भी वंचित किया जा सकता है, और ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है जिसमें शांति ही रहे और कुछ नहीं। मॉर्गनथाउ जो इस बिंदु पर अपने विचार और रखते हैं, वो जो मूल भेदों की बात करते हैं, उसमें उनका तात्पर्य है कि निशस्त्रीकरण के प्रकार उन्होंने बताए हैं और उस प्रकार के आधार पर निशस्त्रीकरण को कुछ उसका वर्गीकरण किया है। पहला, सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण, उसमें लगभग सभी राष्ट्र सम्मिलित हैं। दूसरा, स्थानीय निशस्त्रीकरण, स्थानीय, लोकलाइज्ड, उसमें कुछ राष्ट्र भाग लेते हैं और उससे संबंधित राष्ट्र प्रभावित होते हैं। ये लोकलाइज, स्थानीय, क्षेत्रीय। तीसरा, मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण का अर्थ ये है कि सभी प्रकार के अस्त्रों पर नियंत्रण रखने का प्रयास। मात्रा, क्वांटिटी, निशस्त्रीकरण का आधार रहेगा क्वांटिटी, कि कितना हम कटौती कर रहे हैं, कितने हथियारों को हम त्याग रहे हैं, कितने हथियारों के उत्पादन पर हम नियंत्रण कर रहे हैं, ये मात्रा बताती है। तो तीसरा है मात्रात्मक नियंत्रण या मात्रात्मक निशस्त्रीकरण, क्वांटिटी। चौथा है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। किस तरह के हथियार, गुण, क्वालिटी क्या है। पता लगा हमने छोटे छोटे बम को हटाने से तो तिलांजलि देने से तैयार होगा, उसके लिए छोटे छोटे बमों को, छोटे छोटे हथियारों को हमने छोड़ दिया। साधारण बंदूकें जो होती हैं, जैसे 404 या और कुछ अन्य भाषा में बोलते हैं, उनको तो हमने त्याग दिया, कटौती कर दी। लेकिन AK-47 बनाए रखा और संभव हुआ तो AK-97 भी तैयार कर दिया। तो ये कोई निशस्त्रीकरण नहीं है। तो यहाँ पर किस तरह के निशस्त्रीकरण होते हैं, उनके भेद को बताते हुए चौथा भेद जो है वह गुणात्मक है। गुणात्मक निशस्त्रीकरण से तात्पर्य है कि विशेष प्रकार के अस्त्रों को कम करना या समाप्त करना। ज़्यादा घातक हथियार, ज़्यादा खतरनाक हथियार, ऐसे हथियार जो ज़्यादा तबाही लाते हैं, ऐसे हथियार जो जनरेशन्स को प्रभावित करते हैं, वे गुणात्मक निशस्त्रीकरण की श्रेणी में आते हैं। और पांचवा है पूर्ण निशस्त्रीकरण। वर्तमान में उपलब्ध सभी प्रकार के अस्त्रों पर प्रतिबंध की बात इसमें होती है। सभी प्रकार के अस्त्र, कोई क्षेत्रीय निशस्त्रीकरण की बात नहीं, किसी एक क्षेत्र की, सामान्य निशस्त्रीकरण की बात नहीं, हथियारों की संख्या को लेकर निशस्त्रीकरण की बात नहीं, हथियारों की गुणवत्ता को लेकर निशस्त्रीकरण की बात नहीं कि बाकी पहलू छोड़ दें और केवल गुणवत्ता के आधार पर निशस्त्रीकरण करें। मात्रात्मक में केवल संख्या को देख लें और उसके आधार पर तय करें कि कितने बम हटाने हैं, कितने टैंक को बर्बाद करना है, कितने प्लेन को तोड़ देना है, आदि आदि। ऐसा नहीं, यहाँ बात होती है, पांचवा जो है वह है पूर्ण निशस्त्रीकरण। यानी आपके पास जिस प्रकार के भी जितने भी हथियार उपलब्ध हैं, सभी पर प्रतिबंध लगाने के बाद। तो निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में जहाँ तक भारत की बात है, भारत का विचार है कि यदि संसार के सभी राष्ट्रों में होड़ समाप्त हो जाए तो विश्व शांति की स्थापना में सफलता मिलेगी।
क्योंकि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से भय नहीं रहेगा। ये रहा भारत का स्टैंड, अर्थात पूर्ण निशस्त्रीकरण की बात करता है। वह कहता है कि सभी राष्ट्रों में हथियारों के, सभी प्रकार के हथियारों को लेकर जो होड़ चली है, समाप्त कर दी जाए। इस प्रकार हम निशस्त्रीकरण को परिभाषित कर लिए, विद्वानों के विचार समझ लिए। अब निशस्त्रीकरण का महत्व क्या है, ये विषय क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, अर्थात हम केंद्रीय मूल्यों को समझने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। तो उसको जानने के लिए जरूरी है कि हम निशस्त्रीकरण के महत्व को समझें। क्या महत्व है? निशस्त्रीकरण एक ऐसा प्रभावशाली साधन है, जरिया है, माध्यम है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो निशस्त्रीकरण इज ए वे, इज ए टूल by which we can achieve peace, global peace and global security. International peace, international security, इसे हासिल किया जा सकता है। तो ये वो प्रक्रिया है, ये वो साधन है। एक अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कुछ निम्नलिखित बिंदु हैं जो महत्व की दृष्टि से यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय में कमी पैदा होती है निशस्त्रीकरण से। आज विश्व के सभी देश तनाव से ग्रसित हैं। किस बात का तनाव? संभावित आक्रमण का, संभावित वैश्विकी जो समस्याएं हैं उसका, जिसके लिए खुद स्वयं कुछ नहीं कर सकते। वे समस्याएं जिनका जिक्र मैंने पूर्व में आतंकवाद, निर्धनता आदि के को लेकर किया था। तो ये जो तनाव है, इसमें कमी आएगी यदि हथियार न रहें तो। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये कमी बहुत ज़रूरी है। आज विश्व के अधिकतर भागों में भयोत्पादक, विनाशकारी और आधुनिकतम हथियारों का उत्पादन हो रहा है। पूरा विश्व जो है उसके बहुत से भागों में ये विनाशकारी हथियार रखे हुए हैं। आधुनिकतम शस्त्रों से लैस हैं कई देश, और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव है, भय है। भय इतना कि यदि भारत रफाल खरीदता है तो अमेरिका रफाल से एक नया एडवांस वर्जन एरोप्लेन का खरीदता है। अमेरिका ने एडवांस वर्जन खरीदा तो भारत अपने रफाल को आउटडेटेड घोषित कर देता है और उससे नई तकनीक वाला वायुयान खरीदने की कोशिश करता है, सैन्य वायुयान। भले ही उसका असर देश की आर्थिक व्यवस्था पर क्यों न पड़े, भले ही निर्धनता की समस्या को दरकिनार कर दिया जाए, क्योंकि भय तो है। विदेशी आक्रमण से बचने का प्रयास तो सभी को ही करेंगे यदि विश्वास ना हो, तनाव हो, आदि आदि। राष्ट्रीय हित को लेकर विश्व के जो देश हैं अलग अलग, उनमें मनमुटाव बना रहता है। सीमा को लेकर, नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर, गुटबंदी को लेकर, गठबंधन को लेकर, पुरानी ऐतिहासिक संबंधों को लेकर मनमुटाव बने हुए हैं। और जब हथियार रहते हैं तो ये मनमुटाव थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है। मनमुटाव बार बार सामने आ जाता है, फोर फ्रंट पे आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव होना तो स्वाभाविक है, इसमें कोई दो मत नहीं। मुद्दे बहुत से होंगे, लेकिन शस्त्रीकरण की होड़ जो होती है वो इस तनाव में और अधिक वृद्धि करती है। एक तरीके से आग में घी का काम करती है और उसे चरम सीमा पे पहुंचा देती है। तनाव की चरम सीमा की यदि हम बात करते हैं तो हमें शीत युद्ध याद आता है।
वह जनरेशन जिसने शीत युद्ध का दौर देखा है 1945 से 1990 का, वे जानते हैं कि रोज सुबह समाचार पत्रों में खबरें भरी रहती थीं कि आज अमेरिका ने क्या धमकी दी, सोवियत संघ ने धमकी का क्या जवाब दिया, सोवियत संघ के खेमे के देशों ने अपनी फ़ौजें कहाँ फैला ली हैं, अमेरिका के देशों ने। ये सब क्यों? एक दूसरे के प्रति बढ़ता मनमुटाव और उसके ऊपर हथियारों की बड़ी सरल उपलब्धता। दूसरे शब्दों में, यदि हथियार हैं, शस्त्र हैं, तो ये तनाव और बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भय को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि निःशस्त्रीकरण हो। इसलिए निःशस्त्रीकरण महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, निःशस्त्रीकरण की महत्ता वे देश समझते हैं जो उपनिवेशवाद के दौर से गुजरे हैं, जो साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं, गुलामी का काल जिन्होंने बड़े लंबे समय तक देखा, जिसमें भारत एक रहा। तो दूसरा महत्व का कारण है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत। यदि निःशस्त्रीकरण होगा तो ये सुनिश्चित होगा कि कोई उपनिवेश नहीं बचे रहेंगे, कोई किसी का उपनिवेश नहीं रहेगा और न ही कोई साम्राज्य रहेगा। सभी स्वतंत्र राष्ट्र रहेंगे। शस्त्रीकरण की होड़ जो है वो राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि करती है और अंततः फिर युद्ध को ही जन्म देती है। ये युद्ध अंततो गत्वा क्या करते हैं? जो विजयी देश है वो पराजित देश को अपने कब्जे में लेकर उसे अपना उपनिवेश बना लेता है। विजयी देश स्वयं साम्राज्यवादी ताकत बन जाता है। तो इस प्रकार हथियारों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे विचार, जैसी स्थितियां फिर निर्मित होने लगती हैं। और यहाँ फिर विडंबना कि आज विश्व के किसी भी देश से पूछा जाए कि क्या वे साम्राज्यवाद के पक्षधर हैं, क्या वे उपनिवेशवाद में विश्वास करते हैं, तो संभवतः कोई भी देश इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन स्थितियां ऐसी निर्मित कर देता है हथियारों की दौड़ में शामिल होकर कि या तो वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है या कुछ देश उपनिवेश बनने जा रहे हैं। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में वृद्धि के ही दूसरे रूप हैं शस्त्रीकरण। इसलिए निःशस्त्रीकरण से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का भी अंत होगा। अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भय में कमी तो आएगी ही। ये इस तरीके की जो पुरानी विचारधाराएं हैं, पुराना जो विश्वास है, 19वीं शताब्दी की जो सोच है, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत करने की दिशा में निःशस्त्रीकरण का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है और इसलिए निःशस्त्रीकरण आवश्यक है, अति आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण या महत्व का वह है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस वैश्विक समस्याओं की हम बात कर रहे हैं उसमें पर्यावरण बहुत अहम मुद्दा है। शस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले जो आणविक परीक्षण होते हैं, चाहे वो भूतले हो, जमीन के गर्भ में हो, चाहे वो समुद्र के अंदर हो, चाहे वो ऊपर आकाश में हो, स्पेस में हो, ये जो आणविक परीक्षण हो रहे हैं वे पर्यावरण को बहुत प्रदूषित कर रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि आज भी आणविक परीक्षण करने वाले देशों की संख्या विश्व में बहुत कम है, लेकिन जो भी है
बहुत कम है, लेकिन जो भी है उनके द्वारा समय समय पर किए गए आणविक परीक्षण उसने हमारे पर्यावरण को बिगाड़ दिया है। कल्पना करिए, यदि निःशस्त्रीकरण की बात ना हो, यदि देश नियंत्रण न रखें हथियारों पर, कटौती ना करें, परित्याग करने की बात ना करें, तो बहुत से देशों के पास यदि आणविक अस्त्र पहुंच जाएं तो सभ्यता को तो खतरा है ही उनके विनाश का, पर उसके पहले पर्यावरण को खतरा है, क्योंकि आणविक हथियारों का परीक्षण होना जरूरी है। हर देश परीक्षण करने में ही उसकी सफलता असफलता तो दूर, परीक्षण करने में ही जो वातावरण दूषित हो जाएगा वह स्वयं में विनाशकारी होगा। इसलिए शस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले ये आणविक परीक्षणों को रोका जाए, दूसरे शब्दों में निःशस्त्रीकरण किया जाए, तो पर्यावरण को और बदतर होने से बचाया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद विश्व में अब तक लगभग 1300 से ऊपर परमाणु परीक्षण किए जा चुके हैं। परमाणु परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, जैसे भारत ने भी पोखरण में किया, 2 बार किया, 1974 और 1998, और कुल परीक्षण 5 और 10 परीक्षण थे भारत के द्वारा अधिकतम। विश्व में इस प्रकार 1300 से ज्यादा परीक्षण हो चुके हैं, और इसको लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण में जो रेडियोधर्मिता है, रेडियो एक्टिव रेज जो हैं, वे मानव जाति के लिए खतरा ऑलरेडी बन चुकी हैं। जो रेडियोधर्मी किरणें होती हैं वे संभवतः आज ही वर्तमान दिनों में ही अपना प्रभाव दिखाने लगी हैं, और संभवतः विश्व के लाखों लोग जो चमड़ी आदि की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं उसके पीछे संभवतः ये रेडियोधर्मिता है, जिसका विकिरण आणविक परीक्षणों के कारण हुआ है, ऐसी संभावना है। इसलिए पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार के लिए निःशस्त्रीकरण और निःशस्त्रीकरण ही एकमात्र उपाय है। अगले महत्व की बात निःशस्त्रीकरण को लेकर, उसका संबंध है युद्धों से बचाव। बहुत सरल बात है समझने के लिए। यदि आपके हाथ में हथियार नहीं है तो आप कितनी भी विवश हों, आप किसी को आत्मघाती हमला, किसी पर घातक हमला नहीं करेंगे। लेकिन यदि हथियार हैं तो एक छोटी सी बात को लेकर भी हो सकता है आपके जेब से पिस्टल निकल जाए। अमेरिका इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां दिन प्रतिदिन हम ये बातें सुन रहे हैं समाचारों में, जहां विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे वे शॉप्स हों या मॉल्स हों या स्कूल्स हों, वहाँ पर बड़ी सरलता से लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिस्टल का लाइसेंस आराम से मिल जाता है। तो यदि पिस्टल के लाइसेंस करण की प्रक्रिया को बहुत कठिन बना दिया जाए तो लोगों के पास पिस्टल कम रहेगी, नहीं रहेगी, और उसका परिणाम क्या होगा कि इस तरह की जो हत्याएं हैं, अकारण हत्याएं, बेतुकी हत्याएं वैसे तो बेतुकी ही होती हैं, लेकिन जिसका कोई सिर पैर नहीं, वे नहीं होंगी। उसी प्रकार यदि आपके पास बारूद रखा हुआ हो लेकिन माचिस ना हो तो आप बारूद का कुछ नहीं कर सकते हो, पर यदि आपके पास माचिस हो तो देर सबेर आप उस माचिस का उपयोग करके हो सकता है बारूद में आग लगा दें, और जो बड़ा खतरनाक हो सकता है।
तो इसलिए युद्धों से बचाव की संभावना बहुत कुछ देखी जा सकती है यदि निशस्त्रीकरण हो। हथियार ही नहीं होंगे तो युद्ध नहीं होगा। निशस्त्रीकरण का जो आज का दर्शन है, आज की जो सोच है, वो ये सोच लेकर चलता है कि आदमी लड़ते हैं क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है। हथियार हैं, हम लड़ते हैं क्योंकि हथियार हैं। बहुत जगह हत्याएं जो हमने सुनी हैं, वे हत्याएं दोस्तों के बीच में, परिवार के संबंधियों के बीच में। ये हत्याएं इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो हत्यारा जो है वो वास्तव में हत्या करना चाहता था, पर इसलिए हुई कि गुस्से में, तैश में उसने हथियार चला दिया। यदि हथियार ही ना हो तो ऐसे गुस्से का प्रदर्शन ही नहीं होगा। यदि हथियार ही ना हो तो युद्ध ही नहीं होंगे। ये आधुनिक सोच है और वास्तव में सही सोच है। इस धारणा का अर्थ यह है कि यदि आदमी सब हथियार छोड़ दे, पूरी तरह से निशस्त्र हो जाए, तो सबके लिए लड़ना असंभव हो जाएगा। इस धारणा का मतलब यह हुआ कि निशस्त्रीकरण का मार्ग अपनाकर युद्धों से बचा जा सकता है, विश्व को युद्ध विहीन बनाया जा सकता है। ये कब संभव है? जब निशस्त्रीकरण सफलतापूर्वक कर लिया जाए। पांचवा अहम मुद्दा, महत्व का मुद्दा, वह है विश्व शांति और बंधुत्व। निशस्त्रीकरण मात्र युद्ध विरोधी नकारात्मक अभियान नहीं है कि हम बंदूक ना रखें ताकि हम हथियार ना चला, उसका उपयोग ना कर सके। ये एक नकारात्मक सोच है। लेकिन सकारात्मक ये है कि विश्व को शांत बनाना है, एक विश्व बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ना है, और इसलिए हम हथियार न रखें, इसलिए हम हथियारों का उत्पादन न करें, क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम विश्व बंधुत्व की भावना चाहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत के संस्कृति की जो धारणा है, उसके पीछे यही बात है कि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की भावना। इसलिए चूंकि हम इन भावनाओं में विश्वास करते हैं, इनकी कदर करते हैं, इन भावनाओं को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए अपने आप हथियारों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सकारात्मक रवैया है निशस्त्रीकरण की सोच का, निशस्त्रीकरण के लिए सोचने का। तो विश्व शांति और बंधुत्व का सकारात्मक पहलू भी है। निशस्त्रीकरण मात्र युद्ध विरोधी नकारात्मक अभियान नहीं है। यह विश्व को सुरक्षा प्रदान करेगा, विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की भावना को इसके प्रसार में बहुत अहम योगदान देगा। तीसरे विश्व युद्ध की जो आशंका, जो 1945 के समाप्ति के दिनों से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 1945 का युद्ध समाप्त तो हुआ, विश्व शांति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो हुई, निशस्त्रीकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातों का दौर चला, लेकिन जो देश इसमें आगे थे वही देश शस्त्रीकरण में भी सबसे आगे थे, शस्त्रीकरण की दौड़ में सबसे आगे थे। और जिस दिन समाप्त हुआ, कमोबेश उसी ही दिन से तीसरे विश्व युद्ध की संभावना पनपने लगी थी, और उसी संभावना को रोकने के लिए ही तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, शांति को लेकर बड़ी बैठकें हुई। तृतीय विश्व युद्ध की आशंका से भयभीत विश्व को निशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय तनाव, पारस्परिक भय, घृणा, द्वेष या युद्ध की संभावनाओं का अंत, ये उद्देश्य सामने रखकर निशस्त्रीकरण की जरूरत है। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व, ये हमारे लिए बहुत अहम हो गया है, क्योंकि जहां द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना इतनी बढ़ गई थी, और तीसरे विश्व युद्ध के होने वाले संभावित नुकसान
इतने ज़्यादा थे कि अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने कहा था कि यदि इसी तरह से दुनिया आगे बढ़ती रही शस्त्रों की होड़ में, तो संभावना है कि तीसरा विश्व युद्ध इतना खतरनाक होगा, यदि होता है तो, कि शायद चौथे विश्व युद्ध में धनुष बाण का उपयोग हो। अर्थात चौथा विश्व युद्ध यदि होगा तो उस विश्व युद्ध में, उस विश्व युद्ध के काल में सभ्यता हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले चली जाएगी, और ये पहले चली जाने के का कारण होगा तृतीय विश्व युद्ध, जो सभ्यता का पूरा विनाश कर देगा। तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका, उससे विश्व भयभीत हो गया था, और आइंस्टीन का बयान उस भय को बखूबी डिस्क्राइब करता है। और इसलिए हमें ऐसी भावनाओं को सामने लाना है जो विश्व बंधुत्व को बढ़ाए, तनाव, भय, घृणा, द्वेष, इन सब को दूर रखे। इसलिए विश्व शांति की स्थापना, विश्व बंधुत्व की भावना, इसके प्रसार के लिए ज़रूरी है कि इन हथियारों को हम अनावश्यक समझें, इन हथियारों की उपलब्धता हम दरकिनार कर दें, इन हथियारों को की उपस्थिति को हम आधारहीन माने, व्यर्थ का खर्च माने, व्यर्थ के शस्त्रों का परित्याग कर दें, और एक तरीके से इन हथियारों के प्रति नफरत पैदा कर लें, स्वयं इन्हें नफरत की दृष्टि से देखने लगे। निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाना ही श्रेयस्कर होगा, ऐसा हम मानने लगें। केवल युद्ध को हटाने के लिए नहीं, नकारात्मक नहीं, बल्कि विश्व में शांति, विश्व को एक हैप्पी वर्ल्ड बनाने के लिए हम इन सब चीज़ों को की तिलांजलि दे दें। और ये तब संभव है जब हम निशस्त्रीकरण पर पूर्ण रूपेण अंदर से विश्वास करें। इसलिए निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाना श्रेयस्कर होगा।